सो वेलकम वंस अगेन ब्रोज। चलो आज का अपना टॉपिक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायो का एकदम फुल एनर्जी के साथ। ठीक है ना। अब इस साल पूरा का पूरा आखिरी तक अपने को एनर्जी बना के रखना है इसी तरह का, और सारे के सारे बायो में भैया टॉप तो करना ही है। ठीक है, अपना फेवरेट है बायो, बायो में टॉप करना ही है चाहे जो हो जाए। चलो तो पहला टॉपिक है भैया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर को मैं एक एज अ टॉपिक की तरह मानता हूँ। ठीक है, इसके डिटेल में आप अगले वाले चैप्टर्स में ज्यादा पढ़ोगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला ही वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। तो एज अ चैप्टर का नाम जो है उसको समझते चलते हैं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन जनरली अगर मैं बोलता हूं तो एक टाइप का बायोलॉजिकल फिनोमिना है अंडर विच न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं एग्जिस्टिंग ऑफस्प्रिंग से। अगर सिंपल बोलता हूं मतलब एकदम एग्जैक्ट आप बोलना चाहते हो तो न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन करना या फिर फॉर्मेशन होना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होंगे वही न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बोलने का है ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है या फिर इस फिनोमिना को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। अब इन ऑर्गेनिज्म दिया गया है तो मतलब इंसानों में, कीड़ों में, जानवरों में, तो ये सारे के सारे जो दुनिया में लिविंग थिंग्स है तो उनमें रिप्रोडक्शन, तो ये इन ऑर्गेनिज्म। समझ आया? चलो तो इसमें पहला टॉपिक आता है भैया लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन की मैं सिंपल से बात करता हूं तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? सिंपल अगर आप बोलोगे तो लाइफ स्पैन क्या होता है, तो लाइफ स्पैन जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन बोला जाता है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर के डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन बोला जाता है। इस डिस्टेंस को लाइफ स्पैन बोला जाता है। तो लाइफ स्पैन हो सकता है फ्यू डेज से लेकर के फ्यू ईयर्स तक, या फिर फ्यू ईयर्स से भी ज्यादा, कुछ ईयर से भी ज्यादा, मतलब 1000 साल तक भी हो सकता है। अगर सिंपल एक एग्जांपल लेके मैं बात करता हूं तो एक जो बटरफ्लाई है उसका एज कितनी होती है? कुछ दिनों तक के लिए ही होती है, मतलब उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? कुछ दिनों तक का ही होता है। वहीं अगर मैं एक और प्लांट की बात करता हूं, जैसे एक ट्री की बात करता हूं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बनियन। बनियन ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अमॉन्ग द ट्रीज। अगर मैं बात करता हूं तो उसकी लाइफ स्पेन 400 ईयर्स होती है। ठीक है, वो 400 साल तक जीता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट लाइफ स्पेन है। तो ये आपका जनरल नॉलेज में आ जाएगा, ये जिसका जितना होता है उतना लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, इंसानों का करीबन 80 साल है। ठीक है, अगर बीच वाला बात करेंगे मतलब ना ज्यादा ना कम, मीडियम में बात करेंगे तो 80 साल हम जीते हैं। अब तो 70 हो गया है, कुछ साल बाद 60 हो जाएगा, कुछ साल बाद 50 में ही टपक जाएंगे। जी ऐसे पोल्यूशन बढ़ते रहा तो यही होगा हाल। चलो ये टॉपिक कंप्लीट। अब इसी में लाइफ स्पैन में एक चीज और समझ लेना है कि जो जिसका इस दुनिया में जन्म हुआ है इस दुनिया में उसका अंत निश्चित है। भगवत गीता नहीं पढ़ा रहा हूं, साइंस बता रहा हूं। ठीक है, जो इस दुनिया में जन्म लिया मतलब द पर्सन और ए ऑर्गेनिज्म हु टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड, एक समय आएगा तो वो मर जाएगा। तो इसी को बोला जाता है नो ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड इज इमोर्टल। मतलब इमोर्टल मतलब अमर कोई नहीं है इस दुनिया पे। ठीक है, फ्यू ऑर्गेनिज्म, फ्यू सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा लाइफ मतलब नेचुरल डेथ उनकी हो ही नहीं सकती है एक तरह से बोलूंगा तो। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है जिनकी नेचुरल डेथ हो ही नहीं सकती। इसको एज अ केस स्टडी इस चैप्टर के आखिरी में एक देखेंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बात करेंगे उसका क्यों नहीं होती है डेथ, वो वाला भी केस स्टडी एज अ चैप्टर के आखिरी में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आएगी ना उसका एक अलग से सीरीज बना लेंगे। ठीक है, इमोर्टल वाला जो है अभी ऑर्गेनिज्म, अभी एक ऑर्गेनिज्म इसका पकड़ेंगे। ठीक है, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रहता है। अभी उसको मैं हिंट नहीं दूंगा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आगे जाके बात करेंगे। तो वहीं देखेंगे तो मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके सब इस दुनिया में कोई भी इमोर्टल नहीं है। चलो
अब आता है अपना, यहां से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, सिंपल सा बोल सकते हो। और इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है या फिर प्रोडक्शन होती है। तो अब कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है? रिप्रोडक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कई लोग सोच रहे हैं भैया जो एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसे क्या बोलेंगे? एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है मतलब अपोजिट सेक्सेस के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसे क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चल, अगर कई लोग तो बोल रहे हैं इतने मतलब अंदर से होंगे कुछ अजीब से वाले, तो अगर तीन पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा? चार पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा भाई? वो मजा हो गया। चलो यार, ये अपना टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है अपना टॉपिक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसी के सेकंड फेज में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी बात करेंगे। सिंपल से इन दोनों को समझ लो। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं? ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो वो भी अपोजिट सेक्सेस के, उसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। चलो, तो अपना टॉपिक है अपना टॉपिक है एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपना टॉपिक है। वीडियो तो क्लियर आ रहा है ना भाई लोग? क्लियर तो है। चलो आगे बढ़े। तो व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सिंपल सा भी वापस बता चुका हूं तीसरी चौथी बार फिर से, जिसमें सिंगल पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व हो। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मतलब एक ही पेरेंट पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता है क्या है? पेरेंट की बॉडी स्प्लिट करती है। स्प्लिट करने का मतलब है पेरेंट की बॉडी डिवाइड होती है, ठीक है, एज अ डॉटर सेल में। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा बात करता हूं, ये मेरे पास एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जनरली जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं। तो ये बॉडी को क्या कर देते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करके ये दो डॉटर सेल्स बना लेते हैं। हमारे पास एक पेरेंट था, ठीक है, पेरेंट डिवाइड हुए दो पार्ट्स में, डिवाइड हुए और दो पार्ट्स में हमें डॉटर GHT या डॉटर सेल्स बना लिए। ठीक है, वो भी यही डॉटर सेल्स बना लिए। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी दो पार्ट में स्प्लिट हो या दो से अधिक पार्ट में भी स्प्लिट होगी तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स जो डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होते हैं या फिर जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन होते हैं वो एज अ पेरेंट बॉडी से ही फॉर्मेशन होते हैं। सिंपल सी बात है, पेरेंट बॉडी से ही या फिर पेरेंट के सेल से ही डिवाइड होते हैं। इसका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में स्प्लिट किया और यहाँ दो न्यूक्लियस के साथ दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पेरेंट बॉडी से ही इन्वॉल्व होते हैं या फिर पेरेंट बॉडी से ही जनरेट होते हैं। तो इन्हें सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं? अगर बोलूंगा तो एज अ क्लोन बोल सकता हूं, क्योंकि क्लोन का मतलब है कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली मतलब होता है एज अ जीन के हिसाब से, ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल्स के हिसाब से इनका जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बोलोगे या फिर जेनेटिक फ्रेमिंग बोलोगे तो इन दोनों का सेम टू सेम होगा, वेरिएशन ना के बराबर होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल वेरिएशन ही ऑकर होता है और वो भी बहुत कम केसेस में। ठीक है, तो नेग्लिजिबल क्या है? नेग्लिजिबल वेरिएशन ही ऑकर हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का क्या है? जीन सीक्वेंस एकदम सेम टू सेम है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। और दूसरी बात अगर मैं सिंपल सा बोलता हूं तो ये मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस में मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक है, सेम टू सेम। यहीं एक और जेपी आ जाएगा तो वो भी कैसे दिखेगा? मेरे ही टाइप दिखेगा। ठीक है, तो वो मेरा वो क्या बन जाएगा? अगर मेरे सेम टू सेम मेरे एक सामने और मेरी टाइप आ जाता है जिसका जीन सीक्वेंस भी मेरे टाइप ही होगा, मतलब जेनेटिक सीक्वेंस भी मेरे टाइप होगा और एज स्ट्रक्चर भी मेरे टाइप होगा, मेरे टाइप ही दिखेगा, तो एज अ क्या रिफर किया जाएगा? मेरा क्लोन रिफर किया जाएगा। तो सेम टू सेम ये इनका जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं एज अ पेरेंट से,
ठीक है। पेरेंट से तो मतलब ये भी तो एक इसमें से क्या होगा, पेरेंटियल पार्ट ही तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मैच्योर पेरेंट, पेरेंटियल मैच्योर पेरेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, तो ऐसे ये पेरेंट सेल ही है एक तरह से बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या रिफर किए जाते हैं, एज अ क्लोन रिफर किए जाते हैं, क्योंकि ये एज अ दोनों जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। अब यहाँ एक नोट पॉइंट में इसको अलग से लिख लेना, ठीक है, अलग से जो अभी बता रहा हूं उसको अलग से लिख ही लेना। अब जो इनमें, अब हमने क्या पढ़ा था, 11 से पढ़े थे, उससे पहले भी 10th में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे, दो टाइप के डिवीजन होते हैं। एक होता है हमारा माइटोटिक डिवीजन, MITOTIC, माइटोटिक डिवीजन, ठीक, इसको अलग से लिख लेना ना, आगे जाके सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल ही होगा, माइटोटिक डिवीजन। और एक होता है MEIOSIS, मियोसिस डिवीजन, ठीक, माइटोसिस, एक होता है माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मिटोटिक डिवीजन, जिसे मियोसिस भी बोला जाता है। तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन या फिर बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसे माइटोटिक डिवीजन, मतलब अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है, ये जैसे ये सेल डिवाइड हो रहा है, तो इसके जितने नंबर अगर मान ले तो इसमें मेरे कितने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसके पास भी डिवाइड होने के बावजूद भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और इसके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहां माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यही केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जो पेरेंट बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, बट क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो इसके पास अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, तो अपना कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन होगा। बट यहां मियोसिस मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाना, वो तो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी या फिर हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे से तो कोई ऑर्गेनिज्म फर्दर क्या नहीं कर सकता, खुद की लाइफ प्रोसेस कैरी नहीं कर सकता। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि आप हनी बी के केस में देखोगे, ठीक है, जो मेल बॉडीज रहती हैं या फिर मेल जो ऑर्गन्स रहते हैं, मेल्स ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से ही बने रहते हैं, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा नहीं बोल, ठीक है। तो यहां जो डिवीजन होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, आप ध्यान रखना कि हमारा मियोसिस डिवीजन कतई भी नहीं होता है, सिर्फ यहां कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, सिंपल आप बोल सकते हो, ठीक है। मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो जितने नंबर ऑफ पेरेंट्स के सेल्स रहेंगे मतलब क्रोमोसोम्स रहेंगे उतने ही डॉटर सेल्स के भी क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नोट पॉइंट में लिख लिया, इसको रेड से अंडरलाइन कर लेना, जो भी कलर से होगा उसे अंडरलाइन कर लो। चलो आगे बढ़े, थोड़ा स्लो बढ़ रहा हूं क्योंकि पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर से कहां रफ्तार पकड़ लोगे भाई, थोड़ा दिन में आएगा रफ्तार, ठीक है। तो अपना फिर आगे आगे एकदम तेजी से बढ़ेंगे चैप्टर्स को। अब आता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बताना रह गया है एसेक्सुअल में, आई डोंट थिंक सो। चलो वो सारा का सारा जो भी और इंपॉर्टेंट होगा और नोट्स में लिख जाएगा, नोट्स आर इन डिस्क्रिप्शन। पर एक चीज बता दे रहा हूं, नोट्स को खोलने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड, ठीक है। तो याद रखना क्या, जेपी वर्ल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें आगे। अब आता है टाइप। अगर सिंपल इन सबको रब कर दूं, चलो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब जो पेरेंट बॉडी है दो में डिवाइड हो रहा है या पेरेंट बॉडी दो से अधिक में डिवाइड हो रहा है, तो उसके बेसिस पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी कुछ क्लासेस में और कुछ क्लासेस या सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो किस तरह का उनका नेचर है डिवीजन का,
ठीक है, उसके बेसिस पे किस तरह का वो आउटलेट करके फॉर्मेशन करके आउटलेट फॉर्मेशन करके डिवीजन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एसेक्सुअल मोड ऑफ कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। पहला जैसे आ जाता है फिजन, दूसरा आ जाता है बर्डिंग, तीसरा आ जाता है स्पोर्युलेशन, चौथा आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा आ जाता है रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन भी एक टाइप का बोल सकते हैं, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वहां भी जो मिसिंग सेल्स बॉडी या फिर बॉडी के मिसिंग पार्ट रहता है वो फिर से रीजनरेट होता है, तो उसे भी एक टाइप का ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो, तो पहला यहाँ जो अपना टाइप आता है वो फिजन, FISSION फिजन। तो फिजन होता क्या है? तो फिजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक टाइप का, अब जब भी एग्जाम में लिखना ना तो एग्जैक्ट अगर आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, अगर 1 मार्क्स में आ गया भैया व्हाट इज फिजन, ठीक है, सिंपल सब व्हाट इज फिजन, तो आप एग्जैक्ट अगर आंसर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिस अंडर विच द पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू वन और मोर देन वन पार्ट, मतलब एक या एक से अधिक पार्ट्स में पेरेंट्स बॉडी डिवाइड करती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल फिजन बोल सकता हूं। समझ आया? चलो, तो फिजन अगर मतलब एक पेरेंट बॉडी कितने में, एक पेरेंट बॉडी है मेरे पास, वो 1 से 2 में डिवाइड कर रही है, तो उसके लिए फिजन अलग से होगा, उसे क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, BINARY बाइनरी। बाइनरी की स्पेलिंग क्या होगी देख लेना भाई लोग, BINNARY होगा शायद, BINNARY बाइनरी फिजन। ठीक है, और दूसरा एक और कौन सा आ जाएगा? अगर ये 2 से अधिक में डिवाइड हो रहा है, तो 2 से एक पेरेंट बॉडी है, वो कई 2 से अधिक नंबर में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 से अधिक नंबर में डिवाइड हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? मल्टीपल फ्यूजन, PLE मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, चलो थोड़ा स्पेलिंग करसू है, सुधार लेना, लिख लेना, मल्टीपल फ्यूजन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन, मतलब जहां पेरेंट बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब पेरेंट बॉडी जहां 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को फ्यूजन के अंदर क्या बाइनरी फ्यूजन बोला जाता है, सिंपल सा। अब बाइनरी फ्यूजन के भी कुछ सब क्लासेस है, यानी सब डिविजन्स हैं। जैसे सिंपल से बोलूंगा तो एक आ जाएगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा आ जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, तीसरा आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, चौथा आ जाएगा ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? सिंपल बाइनरी फ्यूजन अगर मैं बोलता हूं तो जिसमें पेरेंट बॉडी किसी भी एंगल से यानी किसी भी फेज से डिवीजन कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री एंगल पे डिवीजन करे या 45 पे करे या 60 पे करे, कोई भी एंगल से डिवीजन कर सकती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? बाइनरी फ्यूजन के अंदर सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोला जाएगा। ठीक है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एक और कॉन्सेप्ट है कि दैट जो उसका न्यूक्लियस पार्ट होगा वो हमेशा एट अ 90 डिग्री या फिर एट अ राइट एंगल डिवीजन होगा। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे डिवीजन होगा। चलो, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन का, रब कर दे रहा हूं ना, ये सब कोई स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे, आपसे बता दूंगा जब भी रब करने लगूंगा ना, भूल जाता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा एमीबा। अगर मैं एमीबा की बात करता हूं तो ये मान लेता हूं मेरे पास पेरेंट बॉडी है, PARENT पेरेंट बॉडी है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब सिंपल ये पेरेंट बॉडी क्या करेगा? एट अ राइट एंगल न्यूक्लियस डिवीजन चालू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा और ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में अभी डिवीजन होना चालू कर दिया है। अब ये सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज आएगा जिसमें न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से इस तरह से बोलता हूं, इस तरह से न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब तीसरा पार्ट में क्या आ जाएगा? तीसरा प्रोसेस में ये 2 मतलब 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद फर्दर आखिरी स्टेप में क्या होता है? बॉडी की डिवीजन होती है। अब बॉडी की डिवीजन होगी, अब 2 हमें डॉटर
न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा एमीबा। चलो स्टार्ट करें। चलो तो एमीबा एग्जांपल आ जाएगा सिंपल बाइनरी फिजन। अब इसी तरह से आता है नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में सिंपल होता है क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अंडर, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंडर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो ट्रांसवर्स फेज में, मतलब ट्रांसवर्सनल एक्सिस पे उनका डिवीजन होगा। ठीक है, तो आ जाएगा अपना ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इसके बाद आता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एट अ ट्रांसवर्सनल एक्सिस पे उनका डिवीजन होता है। ट्रांसवर्सनल एक्सिस, एंगल ऑफ ट्रांसवर्सनल एक्सिस पे डिवीजन होता है ऑब्लिक में। अब आता है एक और इसमें बचा है, ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होता है, एट अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवीजन होता है। सिंपल क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवीजन होता है। इसके बेसिस पे मतलब क्या किया गया है, हमारे पास जो फिजन होता है उसके सब डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन के सब डिवीजन किए गए हैं। अब आता है इसी में मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन्स आर दोज फ्यूजन्स जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक सिंपल अगर बात करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए थे भाई, बताना फिर से भूल गया मैं, सॉरी, बैक करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब से मैं बता दिया करूंगा यार, भूल जाता हूं। चलो तो अब आता है नेक्स्ट इसी में मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में जहां पेरेंट बॉडी एक से अधिक फ्यूजन शो करेगी उसे मल्टीपल फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन जिसका एग्जांपल आ जाएगा प्लाज्मोडियम, बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास पेरेंट बॉडी क्या होती है, एक से अधिक फ्यूजन शो करती है, पेरेंट एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो स्पोरियोलेशन। देखने से पहले स्पोरियोलेशन को एक काम करते हैं, आखिरी में रख देते हैं, उसके लिए कुछ एडिशनल्स मेरे को बोर्ड में लिखना पड़ेगा, तो उसको आखिरी में लिख कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इन सभी में से फिजन के बाद सेकंड वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। चलो नेक्स्ट आता है अपना रीजनरेशन ले लेता हूं। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है अंडर विच जो मिसिंग पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म या फिर मिसिंग पार्ट ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, वापिस रीजनरेट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रीजनरेशन प्रोसेस। इसका एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रा। अब हाइड्रा में होता क्या है, अगर हाइड्रा एक मान लेता हूं, ये क्या है, एक हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस है। अब फर्दर क्या करे जाएगा, इसमें एक बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। अब ये एक डॉटर सेल्स, अब ये एक सुटेबल कंडीशन पाते ही क्या कर जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म नीचे जाके बनाना चालू कर जाएगा। अब जो कि ये एक इमेच्योर है, ये तो पूरा पेरेंट बॉडी क्या था, मैच्योर, पर ये क्या है, इमेच्योर है, मतलब ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। इसके पास जितना पेरेंट के बाद ऑर्गेनल्स हैं, इसके खुद के पार्ट्स हैं, वो उतना डॉटर सेल के पास तो नहीं है, डॉटर ऑर्गेनिज्म के पास तो नहीं है। ठीक है, तो डॉटर ऑर्गेनिज्म उन सारी चीजों को रीजनरेट करेगा, मतलब अपने बॉडी पे एडिशनली रीजनरेट करेगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन इज अ प्रोसेस। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, इस भी आते हैं, जो कि फर्दर रीजनरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिसिंग पार्ट फिर से रीजनरेट होता है। इसी तरह से आप एक एग्जांपल भी सुने होंगे स्टार फिश का। स्टार फिश के अगर चारों पांचों पंजे काट दो तो वापस वो रीजनरेट कर जाते हैं। चलो छोड़ो, जैसे कि एक तरह से बोलेंगे तो छिपकली भी जो होती है, लिजार्ड जिसे बोला जाता है, तो उनके भी अगर पूंछ काट दो तो क्या होता है, फिर से रीजनरेट कर जाता है। तो ये बात छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल था, कोई काम का नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख लोगे आप, हाइड्रा। अब इसी में आता है एक और बर्ड्स फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बर्ड्स फॉर्मेशन। तो बर्ड्स फॉर्मेशन विद जस्ट एग्जांपल फिर से लिख लेना, हाइड्रा। हाइड्रा बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा बर्ड फॉर्मेशन में। अब इसमें क्या होता है, बर्डिंग प्रोसेस कौन सा है, बर्डिंग, BUDDING, बर्डिंग। ठीक है, फ्यूजन तो हो गया, बर्डिंग। तो बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसका एग्जांपल HYDRA, हाइड्रा। ठीक है, अब ये पेरेंट बॉडी है, ये डॉटर।
डॉटर ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर की सबसे पहले फॉर्मेशन होगी। ये इसको क्या बोलते हैं? बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, BUD, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी और इसके बाद जैसे ही वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर कर जाएगा, मतलब डी अटैच हो जाएगा। मैच्योर कब होगा? जब उसे डी अटैच होना होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा और वो पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने है उसको गिरेगा ही, ग्रेविटी के कारण तो गिरेगा ही। ठीक है, तो मीट मैच्योर हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा और एक अलग से ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। ठीक है, एक अलग से हाइड्रा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्डिंग। अब इसका बर्डिंग का एक स्पेशल केस है, दैट बर्डिंग में अगर जो भी मतलब मान लेते हैं एक यही ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसमें सिंगल अगर बर्डिंग में, सिंपल बर्डिंग में बोला जाए तो सिर्फ एक पेरेंट बॉडी पे सिर्फ एक ही बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अगर मान लेते हैं एक से अधिक बर्ड्स की, बहुत ज्यादा बर्ड्स, इसी तरह से एक ये जैसा बर्ड है, इसी तरह से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, हो गया। चलो, तो इसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स की अगर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, ये बहुत सारे बर्ड्स इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है और ये धीरे धीरे फिर डी अटैच हो जाते हैं मैच्योर होके पेरेंट बॉडी से। तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है? अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा बर्डिंग शो करता है तो उस स्टेज को बोला जाता है टोर्यूला स्टेज, TORULA, टोर्यूला STAGE स्टेज, टोर्यूला स्टेज बोला जाता है। और प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टोर्यूलेशन बोला जाता है, टोर्यूलेशन। ठीक है, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़े, कंप्लीट है, वीडियो क्वालिटी सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन भी हो गया। अब एक है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसको स्पोरियोलेशन को आखिरी में देख लेंगे। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही समझ आ रहा है ना, इसको सबको रब कर दूं सबसे पहले, नाम से ही फ्रेगमेंटेशन की एक चीज तो समझ आ जा रही है, दैट फ्रेगमेंटेशन करना यानी बॉडी को स्प्लिट करना। फ्रेगमेंटेशन का ही मतलब होता है डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा FRAGMENTATION, fragmentation. So what is fragmentation? Fragmentation is a type of asexual mode of reproduction under which the parent body split into one or more, two or a more parts. सिंपल बोलो, two or a more parts में पेरेंट बॉडी स्प्लिट कर जाएगी। अब इसका जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा काई, ठीक है, स्पायरोगेरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अब ये पेरेंट बॉडी क्या होगी? दो या दो से अधिक पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगी, मतलब कट हो जाएगी और ये सारे के सारे एक ये ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये कट होके एक ये ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक कट होके एक ये ऑर्गेनिज्म बना लेगा, कट होके एक ये ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिवाइड होके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, कुछ ईस्ट भी हैं जो फ्रैगमेंटेशन शो करती हैं, स्पायरोगेरा हो गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? पेरेंट बॉडी की स्प्लिटिंग होती है, मतलब पेरेंट बॉडी एक से ज्यादा पीसेस में कट हो जाता है। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट। चलो तो आज अपना टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, स्पोरियोलेशन। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले से ही, हो गया। चलो तो स्पोरियोलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। स्पोरियोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तो सबसे पहले जो जनरली ये स्पॉन्जेस शो करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पॉन्जेस, ठीक है। तो एक थिन लाइक स्ट्रक्चर, एक आउटर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है स्पॉन्जेस की। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है जो स्पोरियोलेशन प्रोसेस शो करते हैं? अब एक फेवरेबल कंडीशन आते ही, मतलब अगर एक अनरजिस्ट्रेटिव कंडीशन, बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेटिव होते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। जैसे ही एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट होने के कारण अब ये चारों तरफ फैल जाते हैं।
अब जैसे ही एक सूटेबल कंडीशन मिलती है इन्हें, एक का फिक्स पीएच की वैल्यू, एक जो सूटेबल कंडीशन बोलने का मालूम है कि एक फिक्स पीएच, दूसरा फिक्स टेम्परेचर, तीसरा फिक्स्ड सॉइल जो इन्हें चाहिए, चौथा आ गया फिक्स्ड इन्वायरमेंट, वाटर, मॉइस्चर, ये सारी की सारी जो फिजिकल एक्टिविटी अगर इनको फिजिकल कंडीशंस अप्लाइड हो जाती हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, तो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। आप आगे बढ़ेंगे। चलो, तो स्पोरियोलेशन प्रोसेस कॉमनली फाउंड इन, अगर बात करता हूं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसा शो करते हैं। पहला तो आ जाएगा मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा एल्गी। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, स्पोरियोलेशन प्रोसेस शो करते हैं। अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो जो स्पॉन्जेस फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट बेसिस पे है और डिफरेंट पहला आता है सूडोपोडियोस्पोर। तो सूडोपोडियोस्पोर्स एक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फाइन्स प्लाज्मोडिया प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल्स एमीबा हो जाएगा, सूडोपोडियोस्पोर। दूसरा आ जाएगा जूस्पोर। जूस्पोर्स फाइनली अगर बोला जाएगा व्हाट इज जूस्पोर, जूस्पोर्स आर द मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड मोटाइल्स एंड फ्लैजेलेटेड स्पोरियोलेशन प्रोसेसर सोवर। ठीक, तो एक टाइप से क्या होते हैं, जूस्पोर्स मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड होते हैं। अगर बात करेंगे इनके एग्जांपल की तो क्लेमाइडोमोनास आर दी बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है, जूस्पोर्स के। नेक्स्ट आता है हमारा कोनेडिया। कोनेडिया का आज जो अगर बोला जाएगा तो किस टाइप का इनका नेचर होता है, कोनेडिया का नेचर नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इनका एग्जांपल आ जाएगा पेनिसिलम। चौथा आ जाएगा हमारा स्पॉन्जियोस्पोर। स्पॉन्जियोस्पोर्स का वो भी एक टाइप के नॉन मोटाइल्स होते हैं और बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा राइजोपस। पांचवा आ जाता है गैमलस, ठीक है, गैमलस। और इस ये क्या करते हैं, इंटरनल बर्ड शो करते हैं, मतलब एज टाइप हाइड्रा इनका भी प्रोसेस होता है, बट जो बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है वो इनसाइड दी पेरेंट, पहले पेरेंट बॉडी के अंदर ही होती है बर्ड्स फॉर्मेशन। तो आ जाएगा गैमलस प्रोसेस। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्जेस, ठीक है। क्या होता है ऐसे इस प्रोसेस में, आप अगर इस तरह से इसको मैं सिंपल वे में ड्रॉ करता हूं, मेरे पास अगर ये एक स्पॉन्जेस है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करे जाएगा, ग्रो करेगा। ये इसके अंदर बहुत सारे इसे छोटे ऐसे टाइप के स्पॉन्जेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो मतलब एक इस फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन ऐसे जैसे ये मैच्योर हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये वॉल्स क्या कर जाती हैं, इस तरह से ब्रेक डाउन कर जाती हैं, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के कारण ये छोटे सेंटर फ्रूट कैसे जीप लोप आए, ठीक है, तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और चारों तरफ जैसे फेवरेबल कंडीशन फिर से पाते हैं तो ये फिर से ग्रो कर जाते हैं स्पॉन्जेस पे। तो ये आ जाएगा गैमुलस जो अपना मेन पार्ट आता है। आप जो एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम्पल में बोल देता है स्पोरियोलेशन प्रोसेस समझाओ, और इसमें बोल देगा स्पोरेंजियोस्पोर्स बताओ या फिर गैमुलस बताओ, कोनेडिया बताओ, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, उस किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, मोटाइल रहते हैं या नॉन मोटाइल, तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ सकता है। ये जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले यूनिट से या फिर इस वाले टॉपिक से पूछा जाता है। हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर से जिन्होंने पहले नहीं लिया था स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े, अब ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। ये पहला चैप्टर था, आगे जाके और बेटरफुल सुधार करेंगे, अपने को भी सुधार करना है। अब आगे जाके अच्छे से रफ्तार भी पकड़ना है, पिकअप पकड़ना है। और बस ये वीडियो बस यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम कुछ डिस्कस करेंगे फर्दर कुछ और क्वेश्चंस। और हाँ, नीट वाला कोर्स आ रहा है भाई लोग, जिसको नीट का 10 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करना है तो वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ही दिन बाद ही ये अपने चैनल पे अपडेट होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल्दी इसका अपडेट आ जाएगा। वेबसाइट नहीं चेक किया तो वेबसाइट जरूर जाके चेक कीजिए, और जहां आपको कुछ PDF लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो फिर मिलते हैं आगे, और इस कोरोना के ज़माने में खुद का ध्यान रखिए। धन्यवाद।
और मिलते हैं अगले वीडियो पे।